और भानु प्रताप जी, आप सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और देश की हर समस्या, हर मुद्दे पे बहुत प्रमुखता से अपने विचार व्यक्त करते हैं और काफी मुखर भी हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कृषि के ये जो 3 कानून 1 साल से ज्यादा संघर्ष करने के बाद वापस लिए हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये एक किसानों की बहुत बड़ी जीत है और दूसरा जो प्रधानमंत्री ने ये कानून वापस लिए हैं उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि 1 साल से चलता हुआ ये किसान आंदोलन जो है इस पूरे देश में बहुत व्यापक तरीके से बहुत दूर दूर तक, या यूं कहें कि देश के कोने कोने तक, शहर शहर तक, गांव गांव तक ये फैल चुका है। इसकी जड़ें बहुत गहरी बन चुकी हैं। और फिर इसी किसान आंदोलन में उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर खीरी हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड के बाद में ये और ज्यादा जो है, और सामने 5 राज्यों के चुनाव है भाई। जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में जो वो है आचार संहिता लागू हो जाएगी और उसके बाद चुनाव होने हैं, फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए और जिस तरह से पूरा देश प्रधानमंत्री के खिलाफ होता चला जा रहा है, और ये प्रधानमंत्री के पास में इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कोई बात बता रहा हूँ, आईटी वगैरह से जो इंटेलिजेंट है उनकी, उन सब के माध्यम से उनके पास रिपोर्ट है। और रिपोर्ट यहाँ तक भी है उनके पास में कि उत्तर प्रदेश में जो आरएसएस और बीजेपी का अपना इंटरनल सर्वे है वो कहता है 50 से 55 सीटें उनकी आएंगी। ये सारी चीजें देखते हुए उन्होंने ये कानून वापस लिए हैं। सर, यहीं पे एक सवाल कि अगर उन्होंने ये कानून अभी वापस ले लिए हैं तो इसका ये माना जाए, मतलब ये निकाला जाए कि चुनावों में हार के कारण की वजह से ये वापस लिए हैं, इनके मन में किसानों, किसानी और आम जनता के लिए कोई दर्द नहीं है, आगे निकट भविष्य में ये क्या और सख्त कानून ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। देखिए, मैं अगर आपको इस तरह से बताऊं कि जिस दिन मैं पहले दिन, जब से ये आंदोलन यहाँ पे दिल्ली की सीमाओं पर आया, मैं पहले दिन इस आंदोलन में शरीक हुआ सिंगू बॉर्डर पर, तो मैंने ये एक बात अपने वहां वक्तव्य में की, जब वो मौका दिया मुझे बोलने का, कि ये जो कृषि कानून है, ये कृषि कानून सरकार निश्चित रूप से वापस लेगी। ये समस्या नहीं है इतनी बड़ी, जितनी बड़ी समस्या है वो जो सरकार इन कानूनों को लेकर आई है, और उस सरकार को उखाड़कर फेंकना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ा काम है। क्योंकि अगर ये सरकार रहेगी तो किसी न किसी रूप में इन कानूनों को, और देश विरोधी जितने भी कानून हैं या जनता के विरोध में जितने भी कानून हैं, उनको कभी भी किसी भी तरह से ला सकती है। आम जनता जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, देश की जो आधी से अधिक आबादी जो है अनपढ़ है, उसको पता नहीं है किस रूप में, और किसानों की देश की स्थिति बहुत ही ज्यादा है, किसान है, मजदूर है, वो तो बहुत बड़ी संख्या में अनपढ़ हैं, तो उन्हें ये नहीं पता लगेगा कि कैसे कैसे उनके विरोध में कौन कौन से कानून आ गए। तो सरकार का ये जो रवैया है ये बहुत ही जन विरोधी है। जनता से, आम आदमी से, किसान से, मजदूर से इस सरकार का, ये यूं कहो कि मोदी जी का, मोदी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी आंखों के सामने भी मर जाते हैं, वो उनकी आंखों के सामने भी नष्ट हो जाते हैं, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे और समझिए कि 750 के लगभग किसान शहीद हो गए इस पूरे आंदोलन में 1 साल में, और जब किसान या कानून वापस लिए हैं तो प्रधानमंत्री ने इतनी भी नैतिकता नहीं दिखाई कि 2 शब्द भी संवेदना के उन किसानों के विषय में कह देते जो आज हमारे बीच में नहीं है। आखिर वो है तो इसी देश के नागरिक, कोई बाहर के तो है नहीं, वो देश के ही लोग हैं। जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात ये सरकार करती है तो अपने ही देश के किसानों की मौत पर, या यूं कहो कि उनकी हत्या पर भी, जो लखीमपुर खीरी का कांड हुआ उस विषय में भी संवेदना के 2 शब्द आज तक प्रधानमंत्री ने नहीं कहे। और ये मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को इस देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनके दुख दर्द से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। वो जिस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, जिस लक्ष्य को लेकर वो चल रहे हैं, जो आरएसएस ने उन्हें दिया है, वो लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। अब आप सब जानते हैं भानु प्रताप जी, इस लक्ष्य में वो लोग लगातार
कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। खास तौर से ये 5 राज्यों के चुनाव में सभी विपक्षी पार्टियां अपने अपने एजेंडे पे चुनाव लड़ रही हैं। क्या विपक्षी पार्टी, जिनका कहने को मकसद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है, लेकिन वो अलग अलग लड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हरा पाएगा विपक्ष? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष, आप देखिए, जनता जो है उसने मन बना लिया है। विपक्ष चाहे जिस तरह से भी हो, हालांकि आज की तारीख में अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो विपक्ष बहुत कुछ इकट्ठा हो चुका है। अगर आप थोड़ा सा छोड़ दें कि कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है और मायावती को आप विपक्ष में नाम माने नहीं, मायावती जी आज की तारीख में बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, ये सब जानते हैं। वो बीजेपी को हराने के लिए नहीं, बीजेपी को जिताने के लिए सारा काम कर रही हैं। तो बाकी रहा कौन विपक्ष में? बाकी सारा जो विपक्ष है, जो पार्टियां हैं, छोटी छोटी या बड़ी जो भी पार्टियां हैं, वो सब अखिलेश के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ में इकट्ठी होती चली जा रही हैं। और समाजवादी पार्टी का दायरा लगातार अब बढ़ता चला जा रहा है इस इलेक्शन के लिए। तो जहां तक ये बात कहने की है, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं जो ये बात कही जा रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कम से कम उत्तर प्रदेश में जो सीधी फाइट होने वाली है, वो जो भी होगी वो समाजवादी पार्टी के साथ में जो गठबंधन है वो उसके साथ में होगी। और कांग्रेस भी कई जगह, ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी कई जगह वो टक्कर देगी अच्छी तरह से। और बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, मुझे इसमें जरा भी कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, पंजाब में किसी हालत में बीजेपी आ नहीं सकती है। वहां भी जो है जिस तरह की स्थिति है, उन स्थिति में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना ही है। पहले भी कुछ खास नहीं था, अब तो बिल्कुल साफ होना है। उत्तराखंड में भी बीजेपी निश्चित रूप से हारेगी। तो ऐसा जो ये सब कहा जा रहा है, मैं समझता हूं ये बात शायद अब से महीने 2 महीने पहले तो शायद कुछ कह सकते थे। इस समय जो ये स्थिति है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अब विपक्ष जिसको आप कहेंगे वो इकट्ठा होता चला जा रहा है और उससे भी विपक्ष से कहीं ज्यादा जनता ये मन बना चुकी है कि बीजेपी को हराना है। किसी भी हालत में 2022 के चुनाव में बीजेपी को आने नहीं देना, ये जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, इन 5 राज्यों के चुनावों को भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल सेमीफाइनल मान के चल रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? लोकसभा चुनाव तक जो है सब पार्टियां मजबूत विपक्ष की भूमिका में एक छतरी के नीचे एक गठबंधन बनाने में कामयाब होंगे? नहीं, मैं नहीं कह सकता कि 2024 में क्या होगा, लेकिन मैं ये जरूर बता दे रहा हूं कि ये जो चुनाव है और 2022 में बीजेपी का जिस तरह से पतन होगा, जिस तरह से बीजेपी को उखाड़ के फेंकेगी इस देश की जनता, आप इसको मान लीजिए, आप इसे सेमीफाइनल कह लें, क्वार्टर फाइनल कह लें, या जो चाहे वो कह लें, पर ये उसके लिए 2024 के लिए एक बहुत मजबूत आधार बनेगा। और 2024 में पूरी तरह से बीजेपी को उखाड़ के फेंक देगी इस देश की जनता मन बना चुकी है इन सारी स्थिति में। क्योंकि हर कोई जानता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने इस देश को तबाह करने के लिए ही सारे काम किए हैं। जैसे आप शुरू से लेना, मैं आपको बताऊं, जैसे उन्होंने नोटबंदी की, उस नोटबंदी में पूरी देश की जनता तबाह हो गई। 4.5 करोड़ के लगभग लोग बेरोजगार हो गए। और जो पैसा था, आम आदमी का पैसा, गरीब का पैसा जो है, जो विशेषकर महिलाएं जो है अपने परिवार की बुरे समय के लिए कुछ बचा कर रख लेती थी, वो पैसा भी निकलवा लिया गया। और आप उस परिस्थिति को ध्यान करिए आप जरा, कि जब इंसान अपने ही पैसे के लिए बैंक की लाइन में खड़े हुए पिटता भी रहा, पड़ता भी रहा, कितने ही परिवार बर्बाद हो गए, बेटियों की शादियां नहीं हो पाई, तो अपना ही पैसा उसमें रखा हो बैंक में, वो नहीं निकाल पाए, हार्ट अटैक हो गया माता पिता को। वो स्थिति हम सबने देखी है। तो बैंक जो वो था नोटबंदी, वो देश की तबाही के लिए था। और मालूम है आप सबको, जिस समय नोटबंदी की गई 2016 में, उससे ठीक बाद चुनाव होने थे यूपी में, और समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इनका जो पैसा था उसको पूरी तरह से मटिया पैक कर दिया जाए, जिसका प्रभाव इलेक्शन पर ना पड़े। एक वो भी बहुत बड़ा कारण रहा। और साथ में जो बीजेपी और जो इन लोगों के पास में जो इनका अपना काला धन था, वो काला धन किसी भी तरह से उसको सफेद करने, वो सारी चीजें, बहुत ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से वो किया गया। लेकिन देश तबाह हो गया, आम आदमी तबाह हो गया, बेरोजगार हो गया। ठीक उसके बाद में आप देखें, जब दूसरी बार ये जो मोदी सरकार आई है, तो सबसे पहले क्या काम किया,
यूएपीए कानून में अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको ये पावर दे दी गई कि वो बिना ऊपर के ऑफिसर की परमिशन के अपने आप ही किसी को भी गिरफ्तार कर सके, बिना किसी वारंट के, बिना किसी नोटिस के, और जो भी, और वो सबका इस्तेमाल किसके लिए होना है, जो भी सरकार के विरोध में बोले। इसका एक उदाहरण अगर आप देखें तो जो दिल्ली में जो सीएनआरसी का आंदोलन चला उसमें जितने लोगों ने भागीदारी ली, जो लोग मुखर होके उस कानून का जिन्होंने विरोध किया, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो साहित्यकार थे, पत्रकार थे, राजनीतिक लोग थे, जितने भी थे, आप देखिए दिल्ली दंगे के नाम पे उन मैक्सिमम लोगों को यूएपीए कानून के तहत झूठी एफआईआर करके फंसाया गया। आज भी हजारों लोग जेलों में पड़े हैं। सीएनआरसी में आप भी बहुत मुखर थे, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ कोई? नहीं, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन एक मुकदमे में मेरा रेफरेंस आया है जी। एक एफआईआर में मेरा रेफरेंस आया है। जो एफआईआर शायद उनके जो योगेंद्र यादव के हैं उनका भी नाम है, उसमें मेरा नाम भी है। हालांकि मुझे कोई किसी तरह का समन वगैरह कुछ नहीं आया। हाँ, किसान आंदोलन में जरूर क्राइम ब्रांच से मुझे एक मुकदमे में नोटिस आया, वो सारी चीजें। तो ये तो देखिए, जो भी बोलेगा, जो सच को दिखाने की हिम्मत करेगा, जो सच को बोलने की हिम्मत करेगा, उसके खिलाफ ये सारी चीजें होनी है। और इसीलिए यूएपीए कानून में अमेंडमेंट किया गया। मैंने उसी समय कहा था, इस कानून में जो अमेंडमेंट किया गया है, इसका प्रयोग सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों का जो भी विरोध करेगा, वो पत्रकार हो, साहित्यकार हो, वकील हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, और कोई भी हो, उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा, और वही इस्तेमाल हो रहा है। आज भी आप सबको देख रहे हैं। इस अमेंडमेंट के खिलाफ आप एक बड़े वकील हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जनहित याचिका या कोई रिट पिटीशन लगाई कि सरकार इस तरह से दुरुपयोग की नियत से? कौन सी चीज को सुनने के लिए बैठी है अदालत किसको सुनने बैठी है? आप देख रहे हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इस लोकतंत्र में कितना खतरनाक है, कितना लोकतंत्र के विरोध में है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार है? नहीं सुन रही। आप देखिए, कश्मीर का जो मसला था, क्या उस पर सुनने को तैयार है? अनुच्छेद 370 पे नहीं सुन रही। सारी पिटीशन पड़ी हुई, नहीं सुन रही। यहां तक कि मैं आपको बताता हूं कि जो किसान कानून है, इनके विरोध में भी पिटीशन डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन को नहीं डिसाइड कर रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, मार्च के महीने में उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी। आज तक वो रिपोर्ट लेके बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट किसको डिसाइड कर रही है? एक लड़की ने, जो नोएडा में रहती है, उसने एक रिट फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, और वो कहती है कि मैं जब सिंघू बॉर्डर की तरफ से जाती हूँ तो मेरा रास्ता जो है, वो रास्ता मुझे नहीं खाली मिलता, मेरे रास्ते में दिक्कत, तो रास्ता खाली करवाया जाए किसानों से। यानी रहती नोएडा में है, सिंघू बॉर्डर उसको जो है उससे दिक्कत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करने पर लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 3 गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, उत्तर प्रदेश को और दिल्ली गवर्नमेंट को और हरियाणा गवर्नमेंट को, उनको जो है नोटिस भेजा और कहा भी बैठ के इसको डिसाइड, आप जो इसको बैठ के मामले को सुलझाओ। उन्होंने जाकर कोर्ट में कहा कि भाई किसान हमारा सहयोग नहीं करे, किसान कह रहे हैं हम तो पार्टी नहीं है, तो हम कैसे बात करें उनसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप उन्हें पार्टी बना दीजिए। आप तुरंत उन्हें पार्टी बना दिया गया। जो संयुक्त किसान मोर्चा के 40 मेंबर हैं, उन सबको नोटिस भेज दिया गया। मतलब आप जो मेन जो पिटीशन आपके सामने पड़ी है कि भाई ये जो कानून लाए गए हैं, ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं या नहीं है, आपको वो डिसाइड करना था। कोर्ट उसे डिसाइड नहीं कर रही, तो कोर्ट में पीआईएल लगा के क्या करेंगे? तो 1 लाख से ज्यादा जो पिटीशन है, माना जाए कि कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रह गई, लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, पूरी तरह से जो है, एक तरह से जो है देखा जाए तानाशाही चल रही है। सुप्रीम कोर्ट भी जायज बातों को सुनने के बजाय एक लड़की की पिटीशन पे ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगती है, किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए, कुचलने के लिए काम करती है, उनकी जायज मांगे नहीं मानती है। तो फिर इस तरह की स्थिति से आप जैसे एडवोकेट और जन सरोकार रखने वाले नेता, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर क्या करें? आप कहां जाएं? नहीं, देखिए, मैंने तो बहुत बार कहा है, मैं तो लगातार कोर्ट की भी स्थिति देख रहा हूं, सरकार की तो देख ही रहा हूं। मेरा तो बहुत स्पष्ट मत है, इस देश की अब स्थिति वो आ गई है जब जन आंदोलन ही इन समस्याओं का एकमात्र अब उपाय रह गया है जी। और इस किसान आंदोलन ने उस जन आंदोलन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया, और किसान आंदोलन ने दिखाया कि कितना ही भी बड़ा तानाशाह हो,
कितना भी अन्याय और अत्याचार करने वाला शासक हो, अगर आप तरीके से उसके खिलाफ लड़ेंगे तो वो झुकेगा। और केवल यही नहीं, मैं तो आपको और भी बताता हूं, आपने CA/NRC वाले आंदोलन की बात की। CA/NRC वाला जो आंदोलन था जिसमें हम पूरी तरह से शामिल है, उस आंदोलन ने भी इस सरकार को झुकाया ही। इस सरकार के सामने वो स्थिति पैदा कर दी कि आज भी कानून पास करवा के भी और राष्ट्रपति की साइन करा के नोटिफिकेशन करने के बाद भी 2 साल से ज्यादा हो गए, सरकार उसे लागू नहीं कर सकी। और मैंने तब भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि सरकार में अगर हिम्मत है तो लागू करके दिखाए। नहीं लागू किया क्योंकि सरकार जानती थी कि वो आंदोलन कितना बड़ा है। मैं जानता हूं जो आंदोलन में मैं रहा, आप देखिए कि बेगूसराय जैसे इतने दूर दराज के इलाके में, और बेगूसराय से भी 25 किलोमीटर दूर एक लखमनिया करके एक जगह थी, वहां पे रात को 10 बजे मैं समस्तीपुर में 3 मीटिंग करके मुझे वहां ले गए वो कि सर वहां चला। रात को 10 बजे करीब 50,000 की भीड़ वो मेरा इंतजार कर रही थी। और फिर मुझे सुनने के बाद जो वो मीटिंग खत्म हुई, मैं आपको बताऊं, आप विश्वास नहीं करेंगे, तकरीबन 20 से 25,000 तो केवल महिलाएं थी उसमें, रात के 11 बजे। तो इतना बड़ा वो आंदोलन था जो लोगों की समझ के बाहर था, और सरकार को तो सारी चीजें मालूम थी। इसलिए सरकार की हिम्मत नहीं हुई आज तक भी उस कानून को लागू कर जाए, और किसान आंदोलन ने तो बता ही दिया। तो आज की तारीख में केवल जन आंदोलन ही इस सारी गंदगी को साफ करने का एक जरिया है। और दूसरा, अगर और भी कुछ नहीं तो ये शुरुआत अब हो चुकी है, पब्लिक मन बना चुकी है, बीजेपी को उखाड़ के फेंकेगी 2022 में, और पूरी तरह से इसका सफाया करेगी 2024 में। आप और हम सब देखेंगे अपनी आंखों के साथ। धन्यवाद भानु प्रताप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय।